बिना चुनाव के ही मोदी तीसरी बार चुन लिए गए प्रधानमंत्री। उधर मुंबई में बैठक करता रह गया विपक्ष, इधर मोदी ने जीत लिया चुनाव। मोदी सरकार की बहुत बड़ी जीत पर सच हो गई बागेश्वर वाले बाबा की भविष्यवाणी। मोदी को फिर कोई नहीं हरा पाया। देश भर में लोग बांटने लगे मिठाई। अचानक एक फैसले से बदल गई देश की राजनीतिक तस्वीर। कांग्रेस हाथ पर हाथ धरे बैठी रह गई और मोदी ने मैदान मार लिया। इधर G20 की बैठक खत्म होगी, उधर इसके 20 दिनों के भीतर होगा बड़ा ऐलान, मोदी की जीत का ऐलान। फिर तो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक मोदी की कुर्सी कोई हिला नहीं पाएगा। जैसे रूस में पुतिन की कुर्सी कोई हिला नहीं पाता, जैसे चीन में जिनपिंग को कोई गिरा नहीं पाता, भारत को भी एक वैसे ही ताकतवर नेता की जरूरत थी और देश ने ऑप्शन चुन लिया है। वो ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश ने खुद फैसला किया कि वो मोदी को अब कुर्सी से नहीं उतारेगा। आप सबको पता है कि मोदी को इतिहास लिखने में भरोसा है और अब की बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल मोदी की जीत के पीछे की कहानी क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन, यानी सारे देश में एक साथ ही चुनाव होंगे और देश के हर कोने में एक साथ लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होंगे तो सिर्फ मोदी का नाम ही चलेगा। मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी और ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी को हर राज्य में जबरदस्त फायदा हो। ऐसे में लोग ईवीएम में कमल के निशान के सामने का बटन दबाएंगे और वही वोट उन्हें लोकसभा के लिए चला जाएगा। ठीक इसी तरह विधानसभा में भी अपने अपने उम्मीदवार को चुनने का ऑप्शन होगा। इलेक्शन एक्सपर्ट का मानना है कि इससे भले ही चुनाव के खर्चों में कटौती हो जाएगी, लेकिन अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा होगा तो वो नरेंद्र मोदी होंगे। हाल ही में आए सर्वे में 60% लोगों की डिमांड थी कि प्रधानमंत्री वापस नरेंद्र मोदी को ही बनाया जाए, क्योंकि वही बेस्ट हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब चुनाव में सिर्फ मोदी की तस्वीर रहेगी और वोट पड़ेंगे तो बीजेपी बहुत आगे की लीड ले सकती है। मोदी सरकार वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर इतनी सीरियस और जल्दी में है कि इसे लागू इसी साल कर सकती है, इसलिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया। बहुत ध्यान से समझिए, इस बार मोदी सरकार ने कमीशन नहीं बनाया, क्योंकि कमीशन की रिपोर्ट आने में देर हो जाती है, सालों साल लग जाते हैं। कमेटी बनाई है और कमेटी बनाई गई तो इसीलिए देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष चुना गया। कमेटी में चुन चुन कर ऐसे विश्वसनीय लोगों को रखा गया जिससे देश में चुनावी इतिहास जब लिखा जाए तो सारे एक्सपर्ट के विचारों का समावेश हो। इस कमेटी में संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप भी रखे गए, जिनकी किताबें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। यहाँ तक कि कोई नया सांसद बनता है तो सबसे पहले संसदीय कार्यों को समझने के लिए वो सुभाष कश्यप सर की किताबें पढ़ता है। इस कमेटी में जाने माने विधायी और संसदीय कार्यों के एक्सपर्ट NK सिंह को भी रखा गया। इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, चुनाव प्रक्रियाओं को बहुत करीब से समझते हैं। देश को उनके फैसले पर भरोसा है, क्योंकि उनका कार्यकाल बेदाग रहा और देश के सर्वोच्च पद पर बैठ चुके हैं। लिहाजा उन पर पक्ष हो या विपक्ष किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। पूर्व राष्ट्रपति होने के नाते वो किसी पार्टी विशेष के लिए भी काम नहीं करेंगे। दूसरा नाम अमित शाह का है, जो देश के गृह मंत्री हैं। बीजेपी की तरफ से उन्हें इस कमेटी में रखा गया है। उन्हें देश में सबसे हैवी चुनाव प्लानर माना जाता है और विपक्ष की घबराहट की एक सबसे बड़ी वजह अमित शाह का वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी में होना है। तीसरा नाम गुलाम नबी आजाद का है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की दुखती रग है। गांधी परिवार को उनके नाम से ऐसी बेचैनी हो जाती है कि पता नहीं कौन से राज अब खुलने वाले हों। हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि देश के मुसलमान भी पहले भगवान राम का ही नाम लेते थे और उनके ही वंशज थे। जम्मू कश्मीर को बदलने में मोदी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और उन्हें कानून और विधायिका और कार्यपालिका की गहरी समझ है। वो मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से समझ है कि चुनाव में कौन कौन सी समस्याएं एक स्टेट को फेस करनी पड़ती हैं। चौथा नाम अधीर रंजन चौधरी का है। कमेटी में विपक्ष की तरफ से अधीर रंजन चौधरी का नाम शामिल किया गया, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रमुख भी है। भले ही कांग्रेस उन्हें बड़े मुद्दों पर बोलने का मौका न देती हो, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें फ्रंट फुट पर आकर देश में एक नए इतिहास लिखने का मौका दिया है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आजादी के बाद साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए। तब इसका फायदा कांग्रेस पार्टी ले जाती थी, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई, जिसे फिर से मोदी सरकार स्थापित करने जा रही है। कांग्रेस जब केंद्र में थी और तब वन नेशन वन इलेक्शन करवा रही थी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब वही कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्योंकि उसे हार नजर आ रही है। अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है।